हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो मैंने करवा दिए थे, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके थे और एक्सप्लेनेशन भी हो गई थी। आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये आप चाहो तो कर भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी अगर करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन है ना आपके चैप्टर में, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आप उसको छोड़ के ये इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ लोगे तो आपके चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर अप हो जाएंगी। तो इन नोट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स में आएगा आपके चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स टर्म्ड एज रिसोर्स। जो भी एनवायरनमेंट में हम अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे वो एयर है, वाटर है, या हमारी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अभी फ़ोन है, पेंसिल है, बुक है, ये सब कुछ जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो सारी क्या है? रिसोर्स हैं। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज आर ह्यूमन रिसोर्स। और सबसे जो असेंशियल कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, ज़रूरी जो रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ में लाने का वाला है। पहले ये क्या था? रॉ मटेरियल क्या था? ग्रेनाइट इसका जो ये था अलग था, ये पेंसिल का वुड जो है अलग था। ठीक है, इसको हमने लिखने के लायक बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स हुआ। ठीक है, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को, अगर आपको रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए पूछा जाए तो आप ये 4 टाइप्स के बताओगे। सबसे पहले बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या आएगा? बायोटिक और अबायोटिक, मतलब एक तो जीवित होते हैं, एक निर्जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए ओरिजिन। एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या आएगा? एक तो होते हैं रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। एक्सहॉस्ट होना, ठीक है, क्या वो एक्सहॉस्ट होने के बाद, यूज़ होने के बाद दोबारा से बन पाते हैं या नहीं बन पाते, वो होते हैं बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या आएगा? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओनरशिप, कौन उसका उन रिसोर्सेज का ओनर है? कोई इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल लेवल पे ओनरशिप है, या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो ये आएगा। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स हैं। मतलब वो क्या है? कितना हमने यूज़ कर लिया है, या कितना होने वाला है, कितना हमने उसको डेवलप्ड कर लिया, कितना वो स्टॉक में है, और कितने वो रिजर्व्स में हैं जो हम रिजर्व में रखते हैं कि नहीं अभी इनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, बिना इनके ही काम चलाना है। तो ये 4 टाइप्स की इनकी क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है, याद हो जाएगा। ओरिजिन, एक्सहॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, और लेकिन इससे हम अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे क्या है इसमें। और नेक्स्ट रहेगा हमारा मेजर प्रॉब्लम ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, हम अपने लाइफ को तो बेटर बनाते जा रहे हैं, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट करते जा रहे हैं हम रिसोर्सेज को, मतलब उनका जो यूज़ है हम बिना सोचे समझे करते जा रहे हैं। अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है ना, तो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या हो रहा है? रिसोर्स की डिप्लीशन होती जा रही है। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली यूजेज ऑफ रिसोर्स। इन रिसोर्सेज की इनडिस्क्रिमिनेटली अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है? सबसे पहले क्या हो रहा है? रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती जा रही है फॉर द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख दोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसको डिफाइन कर दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी फ्यू इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज़, जैसे अगर हम लाइट का भी एग्जांपल लगाएं, तो अगर हम लाइट को अगर अपनी ग्रीड के लिए कि वैसे ही हम पैसे दे रहे हैं, हम बिल भर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ करते जा रहे हैं, तो हम अपनी ग्रीड को, या फिर मैं कुछ जैसे ना जैसे मीटर ना चलाऊं, ठीक है, जैसे चोरी कर लेते हैं बहुत सारी बिजली की, तो क्या करते हैं वो अपने ग्रीड का
और उससे कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो उससे रिसोर्सेज की जो डिप्लीशन है वो होती जा रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स, और रिच एंड पुअर। जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होता जा रहा है, मतलब किसी के पास कोई तो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और किसी के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। जैसे रिच हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो पुअर हैं वो उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, मतलब किस एक्यूमुलेट कर रखा है कुछ ने अपने हाथों में, उसकी जो पावर है, पावर के हिसाब से उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, किसी को कम मिल रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब जो ये एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज की, ये इनडिस्क्रिमिनेट हो रही है। जैसे रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एज, अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जैसे कितनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, एक गाड़ी में 4 आदमी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कितने जा रहे हैं, एक जा रहा है, ठीक है। कई बार बिना ही काम के गाड़ी लेके ऐसे घूमने निकल जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज की जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है उसकी क्या है, वो ख़त्म होता जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेशन होती जा रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस होते जा रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एंड लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपकी बार आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पे जाके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लैंडस्लाइड बढ़ती जा रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही, ठीक है। ग्लेशियर जो हैं वो हमारे पिघलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सप्लॉयट होते जा रहे हैं हमारे रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना की जाए, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और वो डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए जो प्रेजेंट में तो हमने डेवलपमेंट कर ली, लेकिन उससे जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, जो जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट भी डैमेज ना हो और हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब ये जो रियो डी जेनेरियो है ये एक जगह का नाम है, ब्राज़ील में वो जगह है, और ये यहाँ पर पहली इंटरनेशनल अर्थ मीटिंग हुई थी, ठीक है। और उसमें 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो मेन है वहाँ के हेड जो हैं वो आए थे, और ये कब हुई थी, जून 1992 में। इन दिस समिट, ठीक है, ये ध्यान भी रखना है कि डेट कब है, जून 1992। In this summit, urgent problems of environmental protection and socio-economic development were discussed. अब इसमें जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये सारी डिस्कस की गई थी। दे साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, और उन्होंने वहाँ पे एक जो डिक्लेरेशन हुई थी कि हाँ हम ये नहीं करेंगे, या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम होते हैं एक दूसरे से पूछ के होते हैं, अगर एक दूसरे से पूछे बिना नहीं करेंगे तो दूसरा जो कंट्री है उनको उसे सारे जो जैसे वीटो पावर वगैरह है वो छीन लेता है, ठीक है। वो फिर कुछ नहीं कर पाता, ना ही जैसे अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ से अगर किसी कंट्री को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो कर देते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले जो यूएसए में है। तो लेकिन अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो कोई भी कंट्री उसको फाइनेंशियली या किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे उसी कंट्री का नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने ना सारी जितने भी हेड आए हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किए थे जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर थे एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था। अब जैसे नेशनल पार्क बने हुए हैं कि जो पशु पक्षी हैं या जीव जंतु हैं उनको बचाना है, जैसे शेर जो हैं उनकी प्रजाति ख़त्म होने वाली थी,
एलिफेंट की प्रजाति ख़त्म होने वाली थी, स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली थी, तो इनको बचा के रखना है। सम ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 थे इसमें, ठीक है, कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे और एजेंडा 21 था, वर एडोप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। और वहाँ पे क्या था उसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था, कि कैसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी पीछे हमने बताया था क्या था उसमें, एक तो डेवलपमेंट की जाए जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा कि जो हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको, उसको भी कोई नुकसान ना हो, उसको किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो ये जो पूरी डेक्लेरेशन थी उसके ऊपर सबने साइन किए थे। व्हाट इज़ द एजेंडा 21? अब एजेंडा 21 में क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो हमें पता चल गया, एजेंडा 21 में क्या था। वन डेक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो डेक्लेरेशन साइन किया था 1992 में, वो किस पर था, एनवायरनमेंट के लिए था और डेवलपमेंट के लिए था, कि एनवायरनमेंट भी ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारा स्पॉइल नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट भी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। इट्स एम वॉज अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू। उस एनवायरमेंटल डैमेज के साथ साथ पॉवर्टी को भी हटाना था देश में से। जैसे हमारे यहाँ पे भी जैसे जो पीएम है हर बार वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे कहते हैं ना कि इतनी गरीबी हमारे देश से ख़त्म हो गई है, बस इतने ही गरीबी रहती है। तो वहाँ पे ये एजेंडा उनको हमारे लिए करे ना करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनको दिखाना पड़ता है कि हमने इतनी इम्प्रूवमेंट की है अपनी कंट्री में, ये उसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और डिजीज़ जो हो रही है, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में क्या हुआ था, सारे जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी सबने एक दूसरे की हेल्प की थी। तो ये क्या था, ये इस ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें ही था, एजेंडा 21 में ही था कि एक दूसरे की हेल्प करनी है सबको। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अब हर एक को क्या था, सबका ऑब्जेक्टिव क्या था वहाँ पे, कि ये जो एजेंडा है, एजेंडा 21 है, हर गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के हिसाब से बनाना पड़ेगा अपनी कंट्री में, ठीक है। कि हमारी कंट्री में देखो, अगर वो ये कह दें कि यहाँ पे जो स्पीसीज़ है वो स्पीसीज़ मान लियो यूरोप में है ही नहीं, या वो कनाडा में है ही नहीं, तो फिर वो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, हमारी कंट्री में जो अवेलेबल होगा उसी को तो देखभाल करेंगे ना, उसी को तो देखेंगे। तो सबको अपनी कंट्री के हिसाब से एजेंडा 21 बनाना था और वहाँ पे उसको अप्लाई करना था। तो ये है एजेंडा 21। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग में आएगा, प्लानिंग इज़ एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अब इस प्लानिंग में ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट करना था कि इन रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह से किया जाए कि जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हानि ना पहुँचे। तो ये इन रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। रिसोर्स प्लानिंग में क्या आएगा, इंडिया की हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उनकी इन्वेंट्री करना, रिसोर्सेज की लिस्ट बनाना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन प्लानिंग तो करनी थी। तो सबसे पहले क्या आया हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आता है अक्रॉस द रीजन इन्वॉल्विंग, मतलब कौन से रीजन में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनकी इन्वेंट्री करनी और उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो अभी तक पता भी नहीं चले थे, सबको ढूंढ ढूंढ के निकालना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस थी। उनको सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटी देखना, क्वांटिटी देखना, क्वांटिटी की एस्टिमेशन लगाना, सारी मेजरमेंट करना रिसोर्सेज की, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब सारी जो उस रिसोर्स थे उनकी प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, स्किल चाहिए थी, इंस्टीट्यूशन चाहिए था। इनकी भी तो प्लानिंग में ही आएगा नहीं ये, कि कैसे प्लानिंग करेंगे हम, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल भी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए।
मैचिंग विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करना है, मतलब उनको इंटरनेशनल लेवल पे मैच भी करवाना है कि हमने ये किया है। तो इंडिया हैज़ अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर मतलब 5-5 साल में जो है उनको अपने जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके गोल जो हैं अचीव करने होते हैं कि इन 5 साल में हमने ये अचीव किया है गोल, अगले 5 साल में हम ये करेंगे या हमने ये किया है। ठीक है। सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। अब रिसोर्स होने भी तो चाहिए तभी तो उनकी डेवलपमेंट होगी, बट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब हमने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, उनमें चेंजेस भी चाहिए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्लानिंग के अंदर ही आएगा। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन मैंने पहले भी आपको चैप्टर रीड करते हुए बताया था। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है जब एक रूलर कंट्री होती है और एक उसके नीचे जो कंट्री होती है जो जिसके ऊपर की वो रूलर कंट्री रूल करती है, वो होता है कोलोनाइजेशन। अब हिस्ट्री जो है इस कोलोनाइजेशन की, इसने रिवील किया है, इसने सबको बताया है कि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। दीज रिसोर्सेज अट्रैक्टेड द इन्वेडर्स विच एक्सप्लॉयट दीज रिसोर्सेज फॉर देयर नीड्स। और बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स आए थे जो कंपनी के नाम पे आए थे और उन्होंने अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया था कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज थे हमारी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग तो हो गई हमारी रिसोर्सेज की, अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये तो बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए हमारे पास पूरे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये इरेशनल कंजप्शन है, मतलब कहीं पे जो रिसोर्सेज हैं कहीं पे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब ज़्यादा रिसोर्स होंगे जिस जगह पे, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे कम यूज़ किया जाएगा। तो ये इरेशनल कंजप्शन है रिसोर्सेज की, में लीड टू, इससे क्या हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट। इसके लिए रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन थ्रू दीज वर्ड्स। अब गांधी जी ने इन रिसोर्सेज के कंसर्न में कुछ कहा है, कुछ वर्ड्स कहे हैं। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, कि यहाँ पर हर एक की नीड को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन किसी भी की ग्रीड को शांत करने के लिए रिसोर्सेज इनफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीड को पूरा करने के लिए है, क्योंकि ग्रीड तो क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। लैंड रिसोर्सेज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। अब लैंड क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, हमने तो नहीं बनाई ना, नेचर ने ही हमें दी है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। इसमें क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन भी होती है, अपने आप जो वेजिटेशन उगी हुई होती है। अब जंगली जो आजकल हमें आयुर्वेद से पता चल रहा है, जो जंगलों में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। तो ये सब कुछ क्या है, लैंड रिसोर्सेज के थ्रू ही है ना। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही तो चलते हैं ना ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, लैंड के ऊपर ही हो रहा है। एक्टिविटीज़ है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी लैंड के ऊपर ही हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, फिलहाल तो लैंड हुआ। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज हुए। तो इंडिया हैज़ लैंड विद अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। तो इंडिया की लैंड पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, फीचर्स बहुत ज़्यादा, जैसे कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन है, आइलैंड है। जैसे प्लेट्यूज कितने हैं, प्लेन है 43%, ठीक है, माउंटेन्स है 30%, प्लेट्यूज हैं 27%। ठीक है, तो ये हमें अगर ये भी ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। अब लैंड रिसोर्सेज जो हैं इनको कौन कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में यूज़ हो रही है लैंड। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भी लैंड है जो कल्टीवेशन में यूज़ नहीं होती, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड जो होती है।
ठीक है। एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, इसमें क्या होता है जैसे बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज हैं, इनको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे रोड बन गया है वहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में कौन सी आएगी, जैसे परमानेंट पेस्चर्स हैं, ग्रेजिंग लैंड है। अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, वो भी काम नहीं आती लैंड। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, बहुत ज़्यादा ट्री जहाँ पे हैं, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अब कई बार जैसे पंचायती ज़मीन या कह देते हैं, कहीं पे तालाब जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे तालाब वगैरह बना देते हैं, खड्डे वगैरह वो कर देते हैं, जिसमें हम गांव वगैरह का वेस्ट जो पानी है वहाँ पे सारा क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बहुत सारी जो लैंड ऐसी है जो अनकल्टिवेटेड हो जाती है, जिसका यूज़ नहीं हो पाता। फैलो लैंड कौन सी होती है, करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, जिसको एक या एक से ज़्यादा टाइम के लिए हम बिना कल्टीवेशन के छोड़ देते हैं, वो होती है करंट फैलो। यूज़ तो करते हैं लेकिन साल में एक आधी बार ही यूज़ करते हैं, 2-3 साल में एक बार। अदर करंट फैलो कौन सी होती है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अदर करंट फैलो में कौन सी आ जाएगी, जो 1 से 5 साल के लिए छोड़ दी जाती है। नेट सोन एरिया कौन सा होता है, क्रॉप सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, मतलब जहाँ पे जो क्रॉप है उगाई जाती है और हार्वेस्ट कर दी जाती है, उसको नेट सोन एरिया कहा जाता है। नेट सोन एरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सो किया जाता है, बिजाई की जाती है, ठीक है। नेट सोन एरिया इसलिए उसको बोला जाता है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया किसको कहा जाता है, जहाँ पे चाहे 2 साल में खेती हो, चाहे 1 साल में खेती हो, कितने भी टाइम में खेती हो, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के जो टोटल लैंड आएगी उसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में लैंड को यूज़ करने के पैटर्न क्या है, एक तो है फिजिकल फैक्टर, एक है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन सी आएगी, जैसे टोपोग्राफी आएगी, क्लाइमेट आएगा, सोइल टाइप आएगी। अब जिस तरह की सोइल होगी उस तरह की खेती की जाएगी, जिस तरह की टोपोग्राफी होगी उसी तरह के पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, जिस तरह का क्लाइमेट होगा उसी तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, कल्चरल ट्रेडिशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है इज़ यूज्ड बिकॉज पाकिस्तान एंड चाइना ऑक्यूपाइड रिमेनिंग 7% एरिया। अब 100% में से जो 7% है वो किसने ले रखा है, पाकिस्तान ने और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमारे पास कितना बचता है, सिर्फ 93% बचता है। एंड नेट सोन एरिया इज़ ओनली 54%, और जहाँ पे खेती की जाती है वो कितना है हमारा, 54% है। 80% एरिया यूज्ड इन हरियाणा एंड पंजाब, और टोटल इस एरिया का 54% का मतलब इसका 80% जो है वो हरियाणा और पंजाब में यूज़ किया जाता है। और जो 80% तो हो गया हरियाणा पंजाब का, और फिर 10% हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये यूज़ करते हैं। और 33% इज़ फॉरेस्ट एरिया। और 33% एरिया में मतलब ये जो 93% है ना, इसका 33% है। ये मत सोचना कि 54 का 80% ये, 10% ये और 10% रहा, ऐसा नहीं है। इस जोग्राफिकल एरिया का जो 33% है वो फॉरेस्ट एरिया में आएगा। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं, 93% और बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। अब लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है और कंजर्व करने के मेजर्स हैं वो हमें बताने हैं। अब सबसे पहले हमें बताना है कि लैंड के बारे में, कि 95% सारी हमारी जो बेसिक नीड है वो फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स जो हैं वो सारे हम कहाँ से लेते हैं, लैंड से मिलता है हमें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो हैं वो रीज़न है उसका। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये तो है मेन, ठीक है। माइनिंग में क्या आएगा, थ्रू माइनिंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस आर लेफ्ट इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। अब जो माइनिंग की कर दी जाती है, सबसे पहले हमने लिया माइनिंग का। अब माइनिंग में इतने मतलब ना कई कई किलोमीटर के आप लगा लो, और इतने गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में, मतलब खड्डे तो नहीं कह सकते, खड्डे तो छोटे होते हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में और बहुत दूर तक वो जो है लैंड बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ये क्योंकि वहाँ पे ना जो रिसोर्सेज हैं जैसे आयरन और लगा लो या फिर कोयला लगा लो, इस तरह का ना वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको खोद खोद के निकाला जाता है। और वहाँ के जो खड्डे होते हैं, खड्डे ही कहते हैं हम बड़े बड़े, तो वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। अब वहाँ से कोयला निकाल लिया मान लो, तो वहाँ पे भरेंगे क्या? मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी कहाँ से लाएंगे? इतने वो मिट्टी ला के उसको भरेंगे, उनका तो खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, उनको बचेगा क्या? तो उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, अपने बचाने से मतलब है। तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में है। ग्रेजिंग इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। वहाँ की जो लैंड है वहाँ पे कुछ फिर वेजिटेशन नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ठीक है। इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इरिगेशन, यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा करवा देते हैं क्योंकि पानी अच्छा है यहाँ पे, तो इससे जो वाटर है वो खराब ज़्यादा यूज़ होता है। और खेती के लिए फिर वो क्या है, फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ज़्यादा खेती हो, तो उससे भी हमारी जो लैंड है वो ख़राब हो जाती है। उससे सैलिनिटी और अल्काइनिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। अब क्वेरिंग में क्या आएगा? द मिनरल प्रोसेसिंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन व्हेन ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब मिनरल प्रोसेसिंग जो होती है, जो प्रोसेसिंग की जाती है, अब क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, अब जैसे सीमेंट बनानी है, सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, वो कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे लाइमस्टोन होंगे, उनको ग्राइंड कर दिया जाएगा। ग्राइंड करेंगे तो क्या है, वहाँ पे फिर उसकी धूल उड़ेगी। धूल उड़ उड़ के, मतलब ऐसा तो नहीं है छोटी मोटी मशीन लगेगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, पूरी की पूरी चट्टान को काट देते हैं वो। ठीक है, सीमेंट वगैरह बनाने के लिए। और ये रोड़ी बजरपुर जो होता है वो बनाने के लिए, बदरपुर, तो उसको क्या करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और वहाँ की जो धूल होती है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ तक उड़ के जाती है। और जो वहाँ की दूसरी जगह की जो लैंड है वो उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। कई बार क्या होता है, वो पानी में मिलकर, मान लो वहाँ आसपास कहीं पानी, नदी वगैरह है, तो वो जो धूल उड़ के कहाँ जाएगी? नदी के पानी में जाके मिल जाएगी। और नदी के पानी में क्या होगा, वो बह के दूसरी लैंड पे जाएगा। और वहाँ जैसे हवा से भी ख़राब हो गई, पानी से भी ख़राब हो गई, तो वहाँ दूसरी जगह की भी लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है। लैंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere, and these factories doesn't use filtration of water and mix these waste into water bodies, and it settles down on land. This also a cause of pollution of air, water and land. तो अब देखो, एयर भी खराब हो गया, वाटर भी खराब हो गया और लैंड तो खराब होनी है। तो तीनों तरह की जो पोल्यूशन है वो इनसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में क्या आएगा? देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब बहुत सारे तरीके हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट होनी चाहिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब एक होता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना। अफॉरेस्टेशन का मतलब नहीं काटना बल्कि वहाँ पे पेड़ उगाना। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट प्लांट कर दिए जाएं, ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं, जो मिट्टी है, वो ना तो वाटर के थ्रू कहीं बह के जाए और ना ही विंड के थ्रू उड़ के जाए। अगर वहाँ पे छोटे छोटे शेल्टर प्लांट लगा दिए जाए तो वो हवा जब उड़ेगी उनसे, पेड़ों से टकराएंगे और वहीं पे वो रह जाएगी मिट्टी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट जो है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये है हमारे सॉल्यूशन। आगे समझ में, अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट और इन सब की प्रॉपर मैनेजमेंट किसकी? वेस्टलैंड, माइनिंग एक्टिविटी, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट की। सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल एज अ रिसोर्स में, सोइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये भी। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ भी होती है सोइल में, जिस तरह की सोइल होगी उस तरह के प्लांट ग्रो होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करती है। सोइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, इसलिए सोइल को लिविंग सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। ठीक है।
Soil formation, various forces of nature such as change in temperature, actions of running water and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to formation of soil. अब बहुत सारे जो नेचर के फोर्सेस हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, रनिंग वाटर की कहीं कई बार कम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, ग्लेशियर्स के जो एक्शन हैं वो भी अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोजर क्या है, अच्छी तरह उनको ह्यूमिडिटी मिल रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है उस टाइम पे डीकम्पोजर जो हैं बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं। अगर ड्राई वहाँ पे वेदर होगा तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो वो एक्टिविटी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोइल के ऊपर। अगर सोइल में ह्यूमिडिटी है वो अच्छे से काम करेंगे, सोइल में ह्यूमिडिटी नहीं है तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सोइल फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उस तरह की सोइल वहाँ पे बनती है। कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है, अब केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, उनसे भी सोइल डिपेंड करती है। ठीक है, सोइल फैक्टर्स, सोइल फॉर्मेशन टाइप, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारे सोइल के फैक्टर हैं। किस तरह की सोइल फॉर्म होगी, टाइप क्या होगी उसका, कलर क्या होगा, थिकनेस क्या होगी, जिस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट होगा उस तरह की सोइल जो है फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और उस क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब एज है, क्लाइमेट ये तो नहीं है 2-4 दिन का होता है, क्लाइमेट तो काफ़ी सालों का होता है, तो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। Classification of soils. India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. अब इंडिया में बहुत अलग अलग फीचर्स हैं सोइल के, लैंडफॉर्म्स के, क्लाइमेटिक रियल्म्स अलग अलग हैं, वेजिटेशन की टाइप अलग अलग हैं हर जगह पे। दीज कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, और इसी से अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है अलग अलग जगह पे। सबसे पहले सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एराइड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। अब ये 6 टाइप की सॉइल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एल्यूवियल सॉइल के बारे में। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, दिस सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा सॉइल जो है ये पाई जाती है, काफ़ी एरिया में ये फैली हुई है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में ये इस तरह की सॉइल पाई जाती है। आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल बाय डिपॉजिट्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। और क्योंकि जो हिमालयन रिवर है काफ़ी दूर दूर तक बह के जाते हैं, इसलिए ये जो एल्यूवियल सॉइल है उनके साथ बहती हुई जाती है, और पूरे नॉर्दर्न प्लेन में एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है। द इंडस, द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कितनी बड़ी नदी हैं ये तीनों ही। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। और जो पतली पतली जब ज़्यादा पहले पानी होता था तो थोड़ी राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ भी बह के चल जाती, जैसे आप नर्मदा नदी देख लो। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। एंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे आएगी, वो वहाँ से आसाम की तरफ से बहती हुई फिर वेस्ट बंगाल की तरफ से, मतलब बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की तरफ से बहती हुई आती है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी जो महानदी के डेल्टा हैं, गोदावरी के डेल्टा हैं, कृष्णा कावेरी रिवर के जो डेल्टाज हैं, वहाँ पे भी एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है। मतलब जहाँ भी नदियाँ होंगी वहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल, सैंड, सोल्ट, सिल्ट एंड क्ले। और वहाँ पे कैसी जो प्रोपोर्शन होगा सॉइल का, सैंड होगी, सिल्ट होगी और क्लेई होगी। दिस सॉइल इज मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज ड्वार्स एंड कोज एंड ट्राइज। अब ये जो सॉइल है ये ऐसे पिडमेंट प्लेन्स में पाई जाती है, जैसे ड्वार, कोज एंड टेराई के। एंड अकॉर्डिंग टू एज, ओल्ड एल्यूवियल नोन एज बांगर एंड न्यू एल्यूवियल नोन एज खादर। अब ना इस एल्यूवियल को भी 2 तरह से जाना जाता है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। जो पुरानी सॉइल है उसको कहते हैं बांगर, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये होती है खादर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती दोनों ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंकर होते हैं, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बांगर और खादर में डिफरेंस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ऑयल सॉइल है, ओल्ड सॉइल है, और ये न्यू सॉइल है। बांगर क्या है, कंकर होते हैं, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये भी फर्टाइल है और ये भी फर्टाइल है। अच्छा, फिर आएगा हमारा
इट कंटेन्स पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। और दोनों में ही क्या होता है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, और जिसमें कि शुगर केन, पैडी और व्हीट और सीरियल पल्स वगैरह बहुत अच्छी उगाई जाती हैं। ठीक है, पहले हमारे इधर ना नॉर्थ प्लेन्स में सीरियल और पल्सेस वगैरह भी बहुत पाई जाती थी। आजकल तो सिर्फ गेहूं और चावल ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पहले सीरियल और पल्सेस भी बहुत ज़्यादा उगती थी, जैसे अरहर की दाल है ना, इस टाइप की। तो ब्लैक सोयल अब क्या होती है, अब ब्लैक सोयल के बारे में पढ़ेंगे। दी सोयल्स आर ब्लैक इन कलर होती है और इसको रेगुर सोयल भी कहते हैं। ठीक है, रेगर भी बोल सकते हैं, रेग्यूर भी बोल सकते हैं। तो ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लैक सोयल कहते हैं। इट इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ब्लैक सोयल में कॉटन बहुत अच्छी उगती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन सोयल भी होता है। ठीक है, अब आप देखोगे इसको कैसे याद किया जा सकता है। जब आप प्योर कॉटन लोगे ना, प्योर कॉटन जो पुरानी जो कॉटन होती है, ये नई क्या होती है, नई तो वाइट होती है, ये आर्टिफिशियल तरीके से या दूसरी मशीनों से बनाई जाती है। लेकिन अगर आप प्योर कॉटन लोगे ना, उसमें ब्लैक ब्लैक उसके जो फूल कह सकते हो या जो भी उसका फल होता है ना, बीज होता है जहाँ से कॉटन निकलती है, उसमें ना थोड़े थोड़े ब्लैकिश पार्टिकल होते हैं ब्लैक कलर के। उससे पता चलता है इसका जो फ्लावर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसमें से कॉटन निकलती है। तो ये वहाँ से हम याद रख सकते हैं ब्लैक कॉटन सोयल को। पेरेंट रॉक मटेरियल्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ सोयल, और यहाँ की जो पुरानी पेरेंट रॉक मटेरियल्स होते हैं ना, वो इस तरह की सोयल बनाते हैं। इट स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। में नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू और लावा फ्लो जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सोयल पाई जाती है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में इस तरह की सोयल पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्लेई मटेरियल होता है, इसका फाइन पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, दे आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम। यहाँ इसमें क्या क्या पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। दीज आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, उसमें फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा था, इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है। दे डेवलप ड्यूरिंग हॉट वेदर, हॉट वेदर क्योंकि लावा कहाँ पे होगा, जहाँ पे हॉट वेदर होगा, तो हॉट वेदर वहाँ से ध्यान रखना है आपको। और ब्लैक लावा क्या होता है, किसी चीज़ को जल के, कोई चीज़ जल के बनता है ना, तो लावा से ध्यान रखना ब्लैक कलर। ठीक है, आगे समझ में। दीज आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ड्यूरिंग मानसून, और ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वेट होने पे बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। ठीक है, और मानसून में यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सोयल। अब देखो वो ब्लैक थी, अब क्या आई, रेड और येलो। ठीक है, उससे लाइट। रेड सोयल डेवलप्स एन ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। अब जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जो मतलब ज्वलनशील रॉक्स जिसको हम कहते हैं, वैसी। अब आग कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, येलो कलर की होती है, वहाँ से आपको याद रखना है इग्नियस रॉक्स के बारे में। इट फाउंड्स इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स, वहाँ पे मिलती हैं। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के डिफ्यूजन की वजह से इसका कलर रेडिश होता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इट लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो येलो दिखाई देती है। ठीक है, लेटराइट सोइल। लेटराइट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर मीन्स ब्रिक। अब लेटराइट जो है ब्रिक का मीनिंग होता है। ठीक है, इट डेवलप्स इन वेट एंड ड्राई सीजन, वेट और ड्राई सीजन में जो ये लेटराइट सोइल है वो मिलती है। दिस सॉइल रिजल्ट टू हैवी रेन, और हैवी रेन की वजह से ये सॉइल बनती है। दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, वहाँ पे जहाँ पे ये सॉइल होगी ना, हमारी लेटराइट सॉइल होगी, वहाँ पे क्या है, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि हैवी रेन में होती है। ठीक है, आगे समझ में। हैवी रेन जहाँ पे होगी वहाँ पे इस टाइप की सॉइल मिलेगी, और जहाँ पे हैवी रेन होगी ओबियस वहाँ पे डेसिडिएट और एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाएंगे। ह्यूमस होगी वहाँ पे। ठीक है, अंडर स्पार्स वेजिटेशन होगी, सेमी एराइड एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे, ये भी ठीक है। ह्यूमस होगी, ओबियसली रेन हो रही है तो ह्यूमस भी होगी। ठीक है, वेजिटेशन भी बहुत होंगी वहाँ पे। दिस सॉइल इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी के लिए,
जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे टी और कॉफ़ी तो पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। इट इज़ सुटेबल फॉर कैश्यू नट भी वहाँ पे केरला में सुना है ना आपने, कैश्यू नट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एराइड सॉइल्स, इट इज़ रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। अब एराइड जो सॉइल होती है, एराइड रेड टू ब्राउन, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना। इट इज़ रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इट इज़ सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सैंडी होती है टेक्सचर में और सेलाइन होती है नेचर में। एरिड से ध्यान, एसिड सेलाइन ध्यान रखना, एराइड, ठीक है। इट इज़ सॉल्ट, इन इट सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और वाटर को इवेपोरेट करके हम जो कॉमन सॉल्ट है वो इससे पा सकते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन फास्टर, ऑब्वियसली वहाँ पे इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगी और वहीं पे हमें सॉल्ट मिलता है ऐसी जगह पे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं, इट हैज़ कैल्शियम कंटेंट होगा। कैल्शियम तो होता ही है, जहाँ पे सलाइन होता है वहाँ पे कैल्शियम होता है। इट कैन बिकम कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, और ऐसी जगह को हम जब तक इरिगेशन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, प्रॉपर मेथड से नहीं होगी, तब तक तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती। लेकिन इरिगेशन ठीक करेंगे तो धीरे धीरे कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट हम कर सकते हैं। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि राजस्थान के बहुत सारी जगह जो है वो स्प्रे जो इरिगेशन है उसकी वजह से बहुत सारे राजस्थान की जगह पे कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी हो रही है। फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ये जो सॉइल है ये हिली और माउंटेन एरिया में पाई जाती है। दीज आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, ऑब्वियसली वैली साइड में पाई जाएगी। इन स्नोई एरियाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक होती है। स्नोई एरिया जहाँ पे होते हैं, बर्फ़ जहाँ पे गिरती है। द लोअर पार्ट्स हैव फर्टाइल सॉइल, और नीचे के उससे नीचे की तरफ जाएंगे ना, फॉरेस्ट से या माउंटेन से नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ की जो सॉइल है फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है बह बह के नीचे की तरफ आती रहती है। तो ये तो ऑब्वियस है, फर्टाइल मिलेगी वहाँ से लोअर पार्ट की सॉइल। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में अब हमें बताना है। वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, मतलब हवा की वजह से कह लो या बारिश की वजह से कह लो, वो वॉश डाउन होके सॉइल जो है वो इरोज हो जाती है, वहाँ से ख़त्म होके नीचे की तरफ चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। रीज़न क्या है सॉइल इरोजन के? एक तो होता है ह्यूमन एक्टिविटी और एक होता है नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आएगा? डिफॉरेस्टेशन आ गई, ओवर ग्रेजिंग आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई, माइनिंग वगैरह आ गई, ठीक है। अच्छा, नेचुरल फोर्सेस कौन से होते हैं? विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये तीन क्या है? नेचुरल फोर्सेस है, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है, एक जगह से हटके दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। एक होता है गुलीज, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज। अब क्या होता है, एक ना जैसे क्लेई सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ से अगर पानी बहेगा ना तो वहाँ से वो डीप चैनल बनते जाते हैं, थोड़ा फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो वहाँ पे गुलीज बन जाती हैं, थोड़ी गहरी गहरी गुली बन जाती है, वाटर चैनल जिसको हम कहते हैं वो बन जाते हैं, उसको गुलीज बोलते हैं। बैड लैंड कौन सी होती है? द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होती है वो बैड लैंड कहलाती है। शीट इरोजन, शीट इरोजन देखो, एक ये पूरी की पूरी शीट है, अब ये यूं की यूं उठ के कहीं और चली जाए उसको शीट इरोजन कहेंगे, ठीक है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, मतलब स्लोप में जैसे ऐसे स्लोप है और वाटर ऊपर से बह के आ रहा है और पूरी की पूरी शीट यूं की यूं नीचे चली जाती है, तो उसको शीट इरोजन कहा जाता है। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, ऊपर की जो सॉइल है सारी वॉश अवे हो जाती है, दिस इज नोन एज शीट इरोजन, ठीक है। टॉप सॉइल पूरी वॉश अवे हो जाती है। विंड इरोजन कहते हैं, विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन। विंड जब चलती है तो वहाँ की जो ऊपर की जितनी भी सॉइल, लूज सॉइल जो होती है वो सारी उड़ के कहीं और चली जाती है, उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन कोज क्या होते हैं? डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, अगर फार्मिंग अच्छे से ना हो वो भी सॉइल इरोजन का कारण है, ठीक है। प्लफिंग इन अ रॉन्ग वे में प्लफिंग की जाए, ज़्यादा गहरी खुदाई कर दें या कम खुदाई करें तो उससे भी सॉइल ख़राब होती जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर होनी चाहिए बिल्कुल। स्लोप फ्रॉम चैनल्स, चैनल्स में स्लोप कैसा है? ज़्यादा स्लोप है या कम स्लो है? कम स्लोप होगा धीरे धीरे जो मिट्टी है वो सरकेगी, ज़्यादा स्लोप होगा तो एकदम पूरी की पूरी जो शीट इरोजन है वो हो जाएगा।
तो ये भी सॉइल इरोजन के कोज हैं। अच्छा, कुछ हैं कॉन्ट्यूर प्लफिंग। अब कॉन्ट्यूर प्लफिंग क्या होती है? प्लफिंग अलोंग द कॉन्ट्यूर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब स्लोप बने होते हैं, ठीक है, ऐसे स्लोप बने होते हैं, तो वहाँ पे जब खेती की जाती है, प्लफिंग की जाती है, अगर वहाँ पे कॉन्ट्यूर लाइन नहीं बनाई जाए, कॉन्ट्यूर लाइन मतलब अगर उस फ्लो को रोकने के लिए पेड़ पौधों की या किसी भी तरह की, या जो डोली से बना देते हैं वो ना हो, तो उससे क्या है, सारी वाटर से लैंड जो सॉइल इरोजन है वो हो जाएगी। तो उसको कहते हैं कॉन्ट्यूर प्लॉफिंग, जो फ्लो ऑफ वाटर को डिसलरेट करे, कम करे। टेरेस कल्टीवेशन आपने देखा होगा, आप माउंटेन्स में जाते हो घूमने के लिए, वहाँ पे स्टेप बना दिए जाते हैं। स्टेप कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, ठीक है, टेरेस टाइप में। टेरेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं बनने के लिए, इसलिए उनको टेरेस कहा जाता है। और टेरेस फार्मिंग कल्टीवेशन में भी क्या आता है, स्टेप्स कट कर दिए जाते हैं माउंटेन पे, तो उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन, इससे इरोजन जो है, सॉइल इरोजन है, वो कम हो सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या कहते हैं? लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बहुत बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनको क्यारियाँ टाइप में बना दी जाती हैं, ठीक है, क्यारियाँ टाइप में बना के उसको कहते हैं स्ट्रिप। ये भी इसी तरह की होती है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब वहाँ पे ना बीच बीच में, क्रॉप के बीच में ग्रास उगा दी जाती है, ताकि जो ये सॉइल है बह के ना जाए, रुक जाए। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। घास उग जाएगी, क्योंकि वहाँ पे है हवा चलेगी तो वो सारी मिट्टी उड़ जाती है, तो वहाँ पे घास उगा दी जाएगी, तो वहाँ पे जो मिट्टी के साथ है वो जो सॉइल है वो नहीं उड़ेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा, उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। शेल्टर बेड, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ट्रीज को भी ना लाइन में प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, लाइन बना दी जाती है ट्रीज़ की, ताकि ना तो वाटर से और ना ही विंड से वो सॉइल इरोजन हो। वे आर स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसा ही होता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और इन्हीं ट्रीज की लाइंस को शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दीज बेल्ट स्टेबलाइज ऑफ सैंड ड्यून्स एंड डेजर्ट, और ये सैंड ड्यून्स या डेजर्ट होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो पेड़ हैं लाइन में उगा दिए जाते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उनके बीच में खेती की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पूरी बेल्ट बना दी, इतनी इतनी ऐसे ऐसे दूरी पे, और इनके बीच में खेती कर दी जाती है, तो विंड से ये भी जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये कहाँ पे, डेजर्ट में और सैंड ड्यून्स में होता है, वहाँ की सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अच्छे से भी याद कर लोगे ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और करते रहो ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। थैंक यू एवरीवन।